वो एक्सिस, रेडिकल एक्सिस मतलब है वो लोकस एक्सिस। ऑफ ऑल क्या बोलते हैं, पावर ऑफ पॉइंट P1 जहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम रहता है। मतलब थोड़ा मैंने एक्सटीरियर और इसका मिक्स कर दिया, बट ठीक है। हाँ, तुमने काफी कुछ मिक्स कर दिया। लोकस ऑफ पावर ऑफ पॉइंट P1 जिसका टेंजेंट का लेंथ सेम रहता है, ये बहुत बढ़िया था। मतलब पता नहीं क्या टेंजेंट उसका पार्ट हो गया, क्या बोलूं। इसको मतलब तुम्हें ऑर्डर दिया गया, अभी डोसा खिला दो, तुमने जो है खिचड़ी खिला दी, मतलब उसमें सब कुछ मिला दिया, उसमें पावर ऑफ पॉइंट डाल दिया, टेंजेंट डाल दिया, सब लोग खुश रहे अपनी जगह पे, देखो सब कुछ बोल दिया मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ भाई, और कौन बता रहा है? निलय, निलय बताएगा? लोकस ऑफ निलय, पॉइंट। ओके रुक जा रुक जा, पार्थ। निलय, पार्थ तुझे कॉल हाँ आ गई क्या सर। ऑफिस से? पार्थ, नहीं सर, अब तक नहीं आई। अरे ये लास्ट, ये तो बैंगलोर भेजना है ना अपना, ये हाँ सर। पोस्ट करना है ना इसको, बैंगलोर हाँ, पहुंचना है कि क्या, कब तक पहुंचना है ये? 30th तक पहुंचना है सर। कैसे पहुंच जाएगा सर? अच्छा अभी सर टाइम है। स्पीड पोस्ट में एक दिन में पहुंच जाएगा, लेकिन इसलिए कल तक चाहिए। हाँ कल तक चाहिए, मैं बोला था यार, अभी आज पता नहीं। चलो खैर। हाँ निलय, निलय क्या बोल रहे थे बताओ निलय। सर एक पॉइंट जहाँ से हाँ दो अलग सर्कल्स पे हम टेंजेंट बनाए तो टेंजेंट्स की लेंथ सेम है, और वो दोनों सर्कल्स के रिस्पेक्ट में वो पॉइंट की पावर भी सेम है। हाँ ठीक है ठीक है, टैंजेंट की लेंथ सेम है बोलना में बुराई नहीं है, बोलो। लेकिन हर बार तुम टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे भाई। फॉर एग्जांपल हाँ अगर ये सर, दोनों वो अंदर। सर्कल्स इंटरसेक्टिंग हो, हाँ सर। है ना, तो रेडिकल एक्सिस क्या होता है? ये सर कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड। तो ये जो पॉइंट है ये भी रेडिकल एक्सिस पर है, लेकिन आप यहां से टैंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसीलिए डेफिनेशन बेटर क्या है, सिंपल सी बात है, पावर ऑफ अ पॉइंट, सॉरी, locus of a point whose power with respect to two circles remain same। तो मान लो जो हमने लास्ट क्लास में जो थ्योरी पढ़ी थी उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन ऐसा बनाया जाए कि 2x square plus 2y square minus 3 equals to 0 and x square plus y square plus 3x minus 4y minus 1 equal to 0। इसका रेडिकल एक्सिस हमको निकालना है, फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ दीज टू सर्कल्स, है ना। तो क्या आंसर होगा भाई शिवेन, कैसे निकालोगे इसका आंसर? x square plus y square minus 3/2 equal to x plus y square plus 3x minus 4y। करेक्ट। तो उसमें हमें बस सर्कल्स को इस तरीके से इक्वेट करना है, x square plus y square। आंसर इज ऑलवेज s1 equal to s2, but we have to make sure that second degree terms यानी x square y square must get cancelled, otherwise linear आंसर आएगा ही नहीं। तो इसके लिए 2 से डिवाइड कर दो या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों चॉइसेस। ये हमारा आंसर निकाल दो इसका। तो इतना हमने रेडिकल एक्सिस के बारे में पढ़ लिया, रेडिकल एक्सिस के बारे में इतना हमको पता चल गया बाय डेफिनेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रेडिकल एक्सिस डिफरेंट सिचुएशंस में क्या क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इंटरसेक्टिंग है तो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन टेंजेंट है, सब पढ़ चुके हैं ना, लोकेशन। और आशुतोष ये कब एग्जिस्ट नहीं करता है? आशुतोष, यस सर। रेडिकल एक्सिस कब एग्जिस्ट नहीं करता है? जब सर्कल कॉन्सेंट्रिक होता है। जब सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक होता है। कॉन्सेंट्रिक होते हैं, वेरी नाइस। अच्छा 3D में कोई इस चीज को विजुलाइज कर पा रहा है? हमारा सोलर सिस्टम है, सारे प्लैनेट्स को हम स्फेरिकल मान लें, अब हम अर्थ और मार्स की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनका एक रेडिकल एक्सिस होगा? क्या अर्थ और मार्स का एक रेडिकल एक्सिस होगा? हाँ सर। हाँ सर, यस सर। ऑल्दो वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बट नहीं, परफेक्ट स्क्वायर अज्यूम कर लो। रेडिकल एक्सिस की जगह वहां पे एक रेडिकल प्लेन होगा, पता है? एलिप्टिकल ऑर्बिट्स डजंट मैटर, ऑर्बिट से फर्क नहीं पड़ता हमको कुछ। ऑर्बिट से हमें क्या फर्क पड़ता है? उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर अर्थ को एक पोजीशन पे देखा, मार्स को एक पोजीशन पे देखा, उस पोजीशन के लिए एक पूरा प्लेन होगा ना जहां से हम अगर टेंजेंट्स ड्रॉ सर, करें बट दोनों फिर वो प्लैनेट। बस एक मोमेंट के लिए होगा ना। हाँ एक मोमेंट के लिए, ऑब्वियसली वो
दैट विल कीप ऑन चेंजिंग, ऑब्वियसली चेंज होता रहेगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, प्लैनेट्स की बात नहीं करते हैं, मूविंग बॉडीज। मैं कह रहा हूँ कि 2D कॉन्सेप्ट को अगर तुम 3D में ले जाओगे तो जहां पे तुम्हें लाइन मिल रही है ना, वहां पे प्लेन मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ सर। चलो कभी 3D में इसको डिस्कस करेंगे। सर बट अब हम हाँ चीज पूछनी सर, जैसे हमने अपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले केस में बोल दिया डज नॉट एग्जिस्ट, बट थियोरेटिकली अगर मैं एक एन साइडेड पॉलीगॉन बनाऊं दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच में, जिसका रेडियस मीन रेडियस है दोनों का, और मैं उस सर्कल को इन्फिनिट साइड पॉलीगॉन भी बोल सकता हूँ, तो टेक्निकली हुआ ना क्या हुआ? रेडिकल एक्सिस, बिकॉज अगर साइड्स है तो फिर साइड तो लाइन होती है, लाइन है तो एक्सिस है। अरे इससे क्या मतलब था? ये दो सर्कल्स बनाए और इसके बाद तुमने एक क्या बनाया, मीन रेडियस का पॉलीगन। मतलब मीन रेडियस का एक सर्कल बनाया, हाँ, और मीन मैंने रेडियस बोल का दिया सर्कल कि बनाया। और मैंने बोल दिया कि सर्कल इज एन इनफिनिट साइड पॉलीगॉन। हाँ ठीक है, तो सर तो पॉलीगॉन में तो लेकिन लाइंस होती है ना, कन्फाइंड लाइंस रहती है। हाँ तो सर तो लाइन बन गई हमारे पास, और जो सर्कल में नहीं थी, और इक्विडिस्टेंट है दोनों से, तो फिर हो नहीं गया इक्विडिस्टेंट है? क्या? कैसे इक्विडिस्टेंट है? मतलब तुम कह रहे हो कि यहाँ से मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ और यहाँ से मैं इस पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करूंगा बे? मतलब कुछ भी। एक तो डिस्टेंस मैंने रेडियस डिस्टेंस से इक्वल बोला। रेडियस नहीं ना, उसकी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन मस्ट बी सेम ना। टेंजेंट मीन रेडियस क्यों ले रहे हो? नहीं। अच्छा, तो टेंजेंट्स की लेंथ, पावर देख लो, एक के अंदर है दूसरे के बाहर है, पावर सेम हो ही नहीं सकती ना, पॉसिबल। ऑलराइट, तो अब हम डिस्कस करेंगे रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर डिस्कस करने आ रहे हैं हम लोग, है ना। रेडिकल सेंटर के लिए सबसे पहले 3 सर्कल्स लेते हैं, 3 circles. Now we're assuming that no two of these circles are concentric first, यानी radical axis exist करता है। And there is one more assumption, that is their centers are not collinear. Okay, so no two are concentric and centers are not collinear। तो ऐसा हमने अज्यूम कर लिया कि ऐसे 3 सर्कल्स हमने लिए जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। नाउ व्हाट विल हैपन, मान लो ये दिस इज S1, दिस इज S2 एंड दिस इज S3, है ना। 3 सर्कल्स, ये S1 वो वाला S1 नहीं। Now for every pair there will exist a radical axis। ये तो हम प्रूव कर चुके हैं। S1 इक्वल टू S2 करेंगे, S1 इक्वल्स टू S2 करेंगे तो क्या होगा, एक रेडिकल एक्सिस आएगा। S2 इक्वल्स टू S3 करोगे तो फिर से एक रेडिकल एक्सिस आएगा। और अगर S1 इक्वल टू S3 किया तो एक और रेडिकल एक्सिस आएगा। और कमाल की बात यह है कि तीनों रेडिकल एक्सिस कॉन्करेंट होंगे। The 3 radical axes will be concurrent। तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि कॉन्करेंट होंगे। और ये जो पॉइंट आया है जहां पर ये तीनों रेडिकल एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसी पॉइंट को रेडिकल सेंटर ऑफ द 3 सर्कल्स बोला जाता है। ऑलराइट, 3 सर्कल्स का एक रेडिकल सेंटर होगा। एंड व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ दिस रेडिकल सेंटर? व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस रेडिकल सेंटर? Power with respect to all 3 circles. Equidistant from all centers. इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल सेंटर्स नहीं, इक्विडिस्टेंट नहीं वर्ड यूज मत करो। Power is equal. पावर विद रिस्पेक्ट टू ईच सर्कल रिमेन सेम। अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर देखी जाए तो हर सर्कल के लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम रहेगी।
और डायग्राम से भी क्लियर है कि ऐसा एक ही पॉइंट पॉसिबल है फॉर 3 सर्कल्स, ओनली वन सच पॉइंट इज पॉसिबल। अब अगर तरुण होगा तो बोलेगा तरुण को इनसाइड करा के इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो ठीक है, बट अगर हम डिस्टिंक्ट सर्कल्स ले रहे हैं और ये कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर ऐसा एक ही पॉइंट हो सकता है। अब पहले हम ऐसा प्रूव करते हैं कि ये तीनों कॉन्करेंट होंगे। तो ये प्रूव करना बड़ा आसान है। ये प्रूव करना इसलिए आसान है कि मान लो जो फर्स्ट लाइन है वो S1 इक्वल टू S2 से आती है, या इनफैक्ट ये मान लो कि चलो ठीक है, ऐसे पॉइंट को मैंने h कॉमा के एज्यूम कर लिया, तो इस पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होगी कि फर्स्ट सर्कल और सेकेंड सर्कल के रेस्पेक्ट में उसकी पावर सेम होगी। मान लेते हैं कि जो दूसरा रेडिकल एक्सिस है वो S1 इक्वल टू S2 को, जो दूसरा रेडिकल एक्सिस है S2 इक्वल टू S3, उसको R पे इंटरसेक्ट करता है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन R। तो इसका क्या मतलब हुआ कि R एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S3 है, यानी कि R एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए S1 इक्वल टू S3 है। So the three lines are, the three axes are what? Concurrent. भाई अगर S1 इक्वल टू S2 होगा, S2 इक्वल टू S3 होगा, तो S1 इक्वल टू S3 अपने आप हो गया ना। अगर तुम लेंथ ऑफ टेंजेंट लेके चलो एक और चीज देख लो। अगर टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, मुझे प्रूव करना है कि तीन लाइंस कॉन्करेंट है, तो अभी हम मान लेते हैं कि दो लाइंस कॉन्करेंट है। कौन कौन सी? मान लो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों कॉन्करेंट। तो इस पर जो पॉइंट, इनका जो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें S1 पर और इससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें S2 पर, तो दोनों की लेंथ सेम आएगी। और क्योंकि ये पॉइंट S2 और S3 के भी रेडिकल एक्सिस पर है, तो अगर हम इससे टेंजेंट ड्रॉ करें S3 पर तो वो भी सेम आएगी। लेकिन इससे हुआ ये कि तीनों सर्कल्स पे इक्वल लेंथ की टेंजेंट बन गई। इसका मतलब कि S1 और S3 पर भी इसी पॉइंट से इक्वल लेंथ की टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, यानी कि ये पॉइंट तीसरे रेडिकल एक्सिस पर भी होना चाहिए। बताओ कन्विंसिंग है? कंफर्टेबल हो या फिर मैं लिख के दिखाऊं इसको? मेरे कोई जरूरत नहीं है हमको फिलहाल। समझ में आ रही ना बात? Yes, हाँ, yes. कि अगर जिस पॉइंट पर दो रेडिकल एक्सिस कट करेंगे, तीसरा रेडिकल एक्सिस भी उसी पॉइंट से पास होगा। तो नीचे हम इसको लिख लेते हैं, रेडिकल सेंटर is point of intersection for three circles, so point of intersection of radical axis of each pair out of three circles. So radical center is the point of intersection of radical axis of each pair out of three circles. तो जैसे तुम पेयर लेते जाओगे, तीन रेडिकल एक्सिस बनेंगे और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही रेडिकल सेंटर होगा। किस कंडीशन में रेडिकल सेंटर नहीं होगा? ऑब्वियसली जब रेडिकल एक्सिस ही नहीं होगा, मतलब कॉन्सेंट्रिक हो जाए। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी जब रेडिकल सेंटर नहीं होगा, और वो पॉसिबिलिटी कब होगी भाई? अगर रेडिकल एक्सिस है फिर भी रेडिकल सेंटर नहीं है। तो ये देखो, जो अगर सेंटर्स कोलिनियर हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन में हमने देखा ही था कि जो रेडिकल एक्सिस आता है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आता है। इस केस में क्या होगा, जब तुम रेडिकल एक्सिस बनाओगे तो ये ऐसी लाइन बनेंगी। तो इस केस में रेडिकल सेंटर एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, या फिर कह सकते हो इन्फिनिटी में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अदरवाइज हर एक केस में रेडिकल सेंटर आएगा फॉर एनी थ्री सर्कल्स। व्हाट अबाउट 3D? व्हाट डू यू थिंक? अगर तीन स्फीयर्स हों तो क्या होगा?
सर एक लाइन है, एक लाइन होगी, रेडिकल लाइन। रेडिकल, अब एक रेडिकल एक्सिस आएगा, बात सही है, एक रेडिकल एक्सिस आएगा। और जब तुम 4 स्फीयर्स ले लोगे, 4 स्फीयर्स, तब जाकर एक रेडिकल सेंटर आएगा। Radical. यानी स्पेस में एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे अगर सारे कोई 4 प्लैनेट्स ले लो, कोई एक पॉइंट होगा जिसकी जिससे अगर टैंजेंट ड्रॉ की जाए तो सारे प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में सेम लेंथ आएगी उसकी, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे है ना। चलो एनीवेज, तो ये रेडिकल सेंटर की डेफिनेशन है। ठीक, समझ में आ गई बात? रेडिकल सेंटर क्या होता है, बात समझ में आई? अब पहले हम लोग अलजेब्रा देखते हैं इसका, कि अगर हमको 3 सर्कल्स दिए जाएं तो क्या मेथड होगा रेडिकल सेंटर निकालने का, देखते हैं। क्वेश्चन 2 लाइन निकाल के, करेक्ट, बिल्कुल सही बात। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, इसलिए कोई बहुत मुश्किल या कोई ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, सिंपल सा ही है, जल्दी से करो। तो मान लो ये इस तरीके से सर्कल्स दिए जाएं, ये 3 सर्कल्स दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर निकालो, है ना। तो ज्योमेट्रिकली देखो तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक ऐसा पॉइंट जिसकी पावर तीनों रेस्पेक्ट में सेम है, बट क्योंकि तीनों की इक्वेशन दे दी गई है तो हमें पता है कि कुछ खास करना नहीं है। क्या करना है भी इसमें, कोई भी 2 पेयर्स हम चूज कर लें, कोई 2 पेयर्स, बेटर कौन सा है, पहला दूसरा और पहला तीसरा, है ना। इससे x² y² डायरेक्ट हम डाल देंगे 4। तो पेयर्स यहाँ पे चूज करने का रीजन क्या है कि हम रेडिकल एक्सिस बना रहे हैं और 2 रेडिकल एक्सिस काफी है, तीसरे की जरूरत नहीं होगी, तीनों तो कॉन्करेंट होने ही वाले हैं। तो जरा जल्दी से निकाल के दिखाओ मुझे क्या आंसर आ रहा है। व्हाट इज द रेडिकल सेंटर ऑफ दीस 3 सर्कल्स, निकालो बताओ। रेडिकल सेंटर ऑफ दीस 3 सर्कल्स, कैलकुलेशन में 1,0 0 है क्या? 1,0 1,0 और अच्छा, हाँ सर 1,0 1,0 करेक्ट, आंसर इज 1,0। x² + y² को 4 डालना है केवल, इक्वेट करोगे तो भी वही बात होगी ना। तो कैलकुलेशन देखो इतनी रहेगी, 3x - 4y = 3 and 2x - 6y = 2, है ना। यस सर। और इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,0, बिल्कुल सही बात। तो रेडिकल सेंटर देखो इतना आसान है, और तुम चाहो तो इस पॉइंट की पावर तीनों के रेस्पेक्ट में चेक कर सकते हो। फर्स्ट सर्कल के रेस्पेक्ट में इसकी पावर कितनी होगी, सब्स्टिट्यूट 1,0, 1 - 4 -3, माइनस, सेकंड के लिए -3, -3, है ना, थर्ड के लिए -2। माइनस, तीनों के लिए नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ भाई, कुछ ऐसा हो रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ सर तीनों इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तीनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तीनों को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ऐसा कुछ। और फिर इनका जो रेडिकल सेंटर है वो कहीं ऐसे रीजन में आया होगा जो तीनों के अंदर है, तीनों के अंदर है ना। और तीनों के अंदर होना भी पड़ेगा इसको, क्यों? क्योंकि तो पता है कि जब सर्कल्स इंटरसेक्टिंग होते हैं तो रेडिकल एक्सिस क्या है, कॉमन कॉर्ड्स। सर अगर मैं ये 3 पॉइंट्स ज्वाइन करूंगा और ये पॉइंट और ट्रायंगल का कोई स्पेशल रिलेशन है क्या? अभी आते हैं इसको, सब प्रॉपर्टीज में लिखा था, ज्योमेट्री पूरी बताई जाएगी, बट मैं कह रहा हूँ कि देखो ये तीनों कॉर्ड्स जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वही तो होगा रेडिकल सेंटर, साफ दिखाई दे रहा है कि वो अंदर ही होगा। अच्छा मुझे बताओ कि इस केस में ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं थी कि 2 कट कर रहे हो और एक बाहर हो, ऐसा नहीं हो सकता था? सर मतलब तीनों नेगेटिव नहीं आते, एक ही पॉजिटिव, तीनों नेगेटिव नहीं आ पाएंगे इस केस में, सही बात है। कि अगर एक मान ले 1 मिनट को रेडिकल सेंटर यहाँ पे है
तो रेडिकल सेंटर यहाँ पे हो ही नहीं सकता, बिकॉज 2 के लिए नेगेटिव पावर होगी और 1 के लिए पॉजिटिव, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। तो रेडिकल सेंटर की पोजीशंस क्या क्या हो सकती हैं, हालांकि ये कोई बहुत ट्रिकी पॉइंट नहीं है कि उसमें डिस्कस करूं, बट ठीक है, एक बार डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो जब तीनों सर्कल्स देखो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा कॉर्ड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर तीनों सर्कल्स अलग अलग हैं तो ये तो हम डायग्राम में देख ही चुके थे कि रेडिकल सेंटर भी इनका कहीं बाहर भी ऐसा कुछ रेडिकल सेंटर आएगा। स्पेशल केस ये वाला है जब तीनों सर्कल्स टच कर रहे हो, मान लो वो भी, मान लो चलो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ऐसा कुछ। तो इस केस में रेडिकल एक्सिस क्या होता है? रेडिकल एक्सिस होता है कॉमन टेंजेंट, है ना। देखो ये पॉइंट जो है रेडिकल सेंटर, जो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो रेडिकल सेंटर हो जाएगा। तो रेडिकल सेंटर निकालना बहुत आसान काम है। तुम्हें केवल 2 सर्कल्स को सॉल्व करके लाइन निकालनी है, रेडिकल एक्सिस निकालना है, और 2 लाइंस निकालने के बाद उनको सॉल्व कर लो तो रेडिकल सेंटर आ जाएगा। किसी को अभी तो कोई दिक्कत हो बताओ यार, रेडिकल सेंटर में अगर किसी को कोई बात ना समझ में आ रही तो बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूं। सर 2 इंटरसेक्ट कर रहे हैं और 1 नहीं कर रहा, उसमें रहेगा ना रेडिकल सेंटर? हाँ क्यों रहेगा, बट वो बाहर रहेगा, दोनों हाँ मतलब तीनों सर्कल्स के रेस्पेक्ट में बाहर ही रहेगा। चलो ठीक है, तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज लिखने जा रहे हैं भैया, और यही तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, मतलब इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो रेडिकल एक्सिस होता है, रेडिकल एक्सिस इज सर परपेंडिकुलर। हाँ सर, अगर एक सर्कल के अंदर 2 सर्कल ड्राई करेंगे तो रेडिकल सेंटर नहीं बनेगा ना? एक सर्कल के अंदर 2 सर्कल है, हाँ सर। क्यों नहीं करेगा फिर? अरे तुम ऐसा करोगे मतलब और एक दूसरे को वो कट नहीं कर रहे हैं। हाँ करेक्ट, ऐसा कुछ है ना। हाँ सर, ऐसे ही। क्या बात, सही सोच रहा है वो, बताओ यार। हाँ हाँ सर। हाँ सही सर। सोच रहा है। क्यों क्यों तुम्हें लग रहा है वो सही सोच रहा है? नहीं सर, बाहर होगा तो सर कर सकते हैं, सर बाहर होगा ना? बाहर हाँ होगा ना सर। तो तीनों के बाहर होगा। के बाद अगर इसके सेंटर्स कोलिनियर नहीं है तो रेडिकल सेंटर तो आएगा भाई, क्योंकि तीनों के रेडिकल एक्सिस अलग अलग बनेंगे ना। तुम शायद उस पॉइंट को सर्कल के अंदर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। तो अच्छा, पॉइंट तो एक्चुअली बाहर बाहर होगा। होगा, अच्छा, ओके सर। बाहर होगा, ठीक है। So radical axis is perpendicular, always perpendicular to line joining centers. To line joining centers. ये लो भाई, और बताओ क्या प्रूफ है इसका? Radical axis is always perpendicular to line joining center. अरे क्यों फंस गए? अरे सोचो, टाइम लगाओ, कोई नहीं, आराम से सोच के बताओ। अरे भाई ये वही केस है जो मैं डायग्राम दिखा रहा था अभी, कि तुम कोई भी केस जहां पे रेडिकल एक्सिस बन सकता है ले लो, और इसमें अगर तुमने सेंटर्स को ज्वाइन किया तो रेडिकल एक्सिस हमेशा इसके परपेंडिकुलर आएगा ऑलवेज। अब ज्यादा मत सोचना, कई लोग सोचने लगते हैं कि हाँ अभी इसको बाइसेक्ट भी कर रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं, इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा, बस परपेंडिकुलर होगा इसके। हाँ भाई कैसे प्रूव करेंगे इसको? अरे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अरे मतलब एक, तुम क्या ज्योमेट्री सोचने लगे? ज्योमेट्री मत सोचो यार।
सर अगर दो की इक्वेशन अगर मतलब हाँ मतलब C1 C2 तुम्हारे की अगर पास इक्वेशन जनरल इक्वेशन तुम्हारे पास अलजेब्रा है, तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से करो। मुझे कोई ज्योमेट्री वहीं लगाएंगे जहां पर वो कन्वीनियंट रहेगी। यहाँ पर है ना दोनों सर्कल्स के, क्या है, इक्वेशंस हैं। सर्कल्स के सिर्फ इक्वेशन है। यस यस यस, इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन है हमारे रेडिकल पास। एक्सिस की इक्वेशन निकाल के और दोनों सेंटर से उस लाइन की इक्वेशन निकाल के फिर प्रूव कर और m1 m2 इक्वल टू माइनस m2 कर देंगे, m1 m2 माइनस m2 कर देंगे। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे ना ये काम। ज्योमेट्री से हो सकता है, बट ज्योमेट्री का जो पॉइंट है, मतलब फिर वही प्रॉब्लम है कि तुमने पोल एंड पोलर लिमिटेड पढ़ा हुआ है, वरना ज्योमेट्री से भी हो सकता है, ज्योमेट्री से भी ये काम किया जा सकता है। इनफैक्ट पोल पोलर की जरूरत नहीं है। क्यों भाई, ज्योमेट्री से कैसे करेंगे इसको, क्यों? अगर टैंजेंट्स ड्रॉ कर देंगे किस पॉइंट से, कहाँ से? वही सोच रहा था सर। क्यों ना इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉप कीजिए जहाँ पे एक कट कर रहा है। भाई हमें तो इसी को राइट एंगल दिखाना है ना, तो इसी के बारे में सोचते हैं। क्यों पार्थ, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ये लो, अब क्योंकि ये पॉइंट रेडिकल एक्सिस पर है, तो जो लेंथ आनी चाहिए वो सेम आनी चाहिए, ये लेंथ सेम। कोई बात है? यस सर। लेंथ सेम। अभी इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, रेडियस R2, इसको ज्वाइन कर दिया मैंने R1। अब उस एंगल को 90 प्रूफ करने के लिए तुम्हें क्या शो करना पड़ेगा, बताओ। उसको अगर 90 प्रूफ करना है तो यहाँ पे क्या दिखाना होगा? अरे सर वो जो हाँ, ऐसे अगर थोड़ी सी ज्योमेट्री से आगे बढ़ना चाहो तो सर वो मतलब वो C1 और वो जो ऊपर वाला एंगल बन रहा है प्लस वो वाला 90 प्रूफ करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो एंगल बन रहा है, मतलब ये वाला, यही ना? तो ये वाला एंगल तुम्हें इक्वल प्रूफ करना है इसके। हाँ सर, सर वो दोनों तो इक्वल होंगे ही ना। अरे वो 90 प्रूफ किए बिना तो ना इक्वल हो जाएंगे। हाँ सर इक्वल प्रूफ करना है। तुम 90 लेके चलो, मैं रिवर्स जाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कोई नहीं होता है रिवर्स जाने की कोशिश। अच्छा, तो क्या ये कंस्ट्रक्शन काफी है, मतलब इससे काम हो जाएगा हमारा, क्या लगता है? एक्चुअली इतने से काम होगा नहीं, बिकॉज तुमने भी रेडिकल एक्सिस को, मतलब तुमने रेडिकल एक्सिस शो ही नहीं किया ना, तुम ये 90 डिग्रीज प्रूफ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ऑब्वियसली हमको एक पॉइंट और चूज करना पड़ेगा, कम से कम इसी लाइन पर एक पॉइंट और चूज करना पड़ेगा। अब या तो यहाँ से टेंजेंट्स ड्रॉ की जाए या फिर यहाँ से कुछ और किया जाए। जब तक हमारे पास 2 पॉइंट्स नहीं होंगे। हाँ, R1 R2 को एक्सटेंड करके ऊपर मिला दिया तो क्या वो प्रतीक्षा सेम पॉइंट पे कट करेंगे? नहीं सर, लेकिन जहाँ भी कट करेंगे अगर R1 C1 वाला जो एंगल है वो θ1 है। मैं इसको आगे बढ़ा दूं और इसको टू मच ऑफ ज्योमेट्री थोड़ा सा। हाँ चलो, ये कर दिया, और हम ये मान रहे हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है लाइंस। ठीक है, चलो अब बताओ। सर मैं कह रही थी कि ये दोनों कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ना। हाँ, कहीं ना कहीं करेंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं यहाँ करेंगे। ओके, वो 90 डिग्री PC1 को θ1 ले लिया। किसको? सर C1 P। अच्छा, नहीं लेकिन तुम
ठीक है, इससे क्या प्रूव करना चाहती हो? मतलब ये 90 ऑलरेडी है, 90 है, साइक्लिक हो गया। साइक्लिक हो अब गया इस तो वो वाला एंगल आ जाएगा बीच का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मतलब मैं इसको अगर अल्फा मान लूँ, इसको बीटा मान लूँ, तो ये वाला एंगल अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। ये कह रही हो ना? ये कह रही हो? कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली हमको रेडिकल एक्सेस पर एक पॉइंट चाहिए, बिना उस पॉइंट के काम नहीं चलेगा भाई। हम 90 किसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रॉब्लम ये है ना, ये कहीं और चले जाएंगे। बट रास्ता तुमने सही पकड़ा है, कोशिश करना यार। हाँ, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बिकॉज तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर काम इतना आसान है, m1 m2 इक्वल टू -1 करते आंसर आ गया, तो ज्योमेट्री से भी काम इतना मुश्किल नहीं होगा। हम बस सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं अभी। हम क्या करना चाहते हैं? हाँ, रिवर्स जाना चाहते हो तो अलग बात है कि तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तुम उसको रेडिकल एक्सिस प्रूव करो, तो वो बात अलग है। अब वो भी किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो भी तुम्हें फिर शो करना पड़ेगा, है ना? तो रेडिकल एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, ये प्रूव करना प्योर ज्योमेट्री से बहुत डिफिकल्ट नहीं। इनफैक्ट 10 स्टैंडर्ड की ही ज्योमेट्री लगेगी उसमें। एक बार इसको ट्राई करना। फिलहाल तुम्हारे लिए रेलेवेंट बहुत ज्यादा नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अगर तुम्हें कर लेते हो तो बस काफी है, ठीक है, मान लिया कि तुमको आता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, और ये प्रॉपर्टी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आई मीन क्वेश्चंस कोई बहुत अच्छे या क्वेश्चन इस पे बन नहीं जाएंगे, बस एक प्रॉपर्टी है जो पता होनी चाहिए, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जो रेडिकल एक्सिस है, रेडिकल एक्सिस it always bisects, radical axis bisects the length of common tangents। डायग्राम बना के एक बार फिर तुम्हें क्लियर बता दिया जाए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि अगर तुमने कोई भी दो सर्कल्स लिए और इनकी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की और इनका एक रेडिकल एक्सिस बनाया, तो अभी हमने प्रूव किया कि ठीक है, ये सेंटर के लाइन जॉइनिंग जो होगी परपेंडिकुलर होगा। यही नहीं, अब मान लो ये लाइन टच कर रही है इसको ए पर और उसको बी पर, तो जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिड पॉइंट है। रेडिकल एक्सिस, सर वो तो रेडिकल एक्सिस प्रॉपर्टी है, सर डेफिनेशन डेफिनेशन से आएगा। तो ये चीज ऑब्वियस है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोग। इसमें तो अब प्रूव करने लायक कुछ है नहीं, क्यों भाई? सबको दिखाई दे रहा है कि m जो है वो रेडिकल एक्सिस पे ही है। तो m से हमने इस सर्कल पे S1 पे एक टेंजेंट ड्रॉ की जिसकी लेंथ MA है। m से हमने दूसरे सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की जो कि MB है। ऑब्वियसली बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस MA शुड बी इक्वल टू MB, है कि नहीं? MA MB के इक्वल होना चाहिए। बताओ, सही है ना? कि कुछ प्रूव करने की जरूरत है? Yes, sir. तो अगर तुम्हें कॉमन टेंजेंट्स, इस प्रॉपर्टी पर अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस प्रॉपर्टी पर अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है ज्योमेट्री वाला। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना कि रेडिकल एक्सिस बाइसेक्ट करता है। अच्छा, मीनवाइल ये कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको मैं डिस्कस कर लूं अभी। कई लोग ये आगे चलकर 1-2 महीने बाद जब सर्कल हो चुका होगा, दिमाग में पता नहीं कैसे बात आ जाती है कंस्ट्रक्शन देख के कैसे, कि C1 C2 को भी ये बाइसेक्ट करता है। C1 C2 को ये बाइसेक्ट नहीं करेगा। C1 C2 को ये बाइसेक्ट तभी करेगा जब C1 और C2 की रेडियस इक्वल लेंथ की, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तब तो क्या तुम ये पैरेलल टू C1 C2 हो जाएगा, तो हो ही जाएगा। तो क्या तुम बता सकते हो कि रेडिकल एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है? हम तीसरी प्रॉपर्टी ये लिखने जा रहे हैं, रेडिकल एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग सेंटर। रेडिकल एक्सिस डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग सेंटर इन व्हाट रेशियो?
हमें PC1 by PC2 चाहिए भाई, कौन बता रहा है? प्योर गेस है लेकिन मुझे R2 by R1 लग रहा है। अच्छा, क्यों मारा है ऐसे तुक्का? सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है तुझे पार्थ? ऐसा नहीं है यार। तुक्का किस बेसिस पे मारा तुमने भाई? ऐसा तभी हो सकता है जब तुम्हें दोनों सिमिलर ट्रायंगल मिल रहे हैं, लेकिन ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे तो कंफर्म बात है, बिकॉज देखो ना ये सर ये बेसिस पे पिछले पॉइंट की, क्योंकि जब दोनों का रेडियस सेम होता है ये जो पॉइंट P है भाई, हम PC1 by PC2 निकालना चाहते हैं। 2:1 2:1 मतलब कांस्टेंट है प्रतीक्षा, कैसे? नहीं, एक सेकंड सर, आर नहीं लिया, एक मिनट। रेडियस डिफरेंट है दोनों की। हाँ भाई, एनीवन, कैसे निकाला जाए ये पॉइंट? ये पॉइंट हम कैसे निकालें भाई, बताइए आप लोग। सर अलजेब्रा से रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है और सेंटर्स को लाइन जो जॉइन कर रही है उसकी इक्वेशन निकाल के फिर एक कोई रेशियो एज्यूम करके केस टू अब यहीं पर थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपॉलिंग हो जाएगी कि इतना सारा काम तो हम, हालांकि तुम गलत नहीं बोल रहे हो, उससे आ तो जाएगा। सर रेडिकल एक्सिस का पता है ना इक्वेशन? नहीं, मैं समझ रहा हूँ, रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन पता है, सर जो फुट ऑफ लाइन जॉइनिंग सेंटर्स परपेंडिकुलर पता से भी तो है, कर सकते हैं। बिल्कुल फुट ऑफ सेंटर से परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही बात, ये सब तरीके सही है। बट क्या कोई ज्योमेट्री की अप्रोच है? अगर वो मिल जाए तो एक अच्छा ट्रिग्नोमेट्री से है। ट्रिग्नोमेट्री से? अच्छा सर क्या है बताओ। सर मैं जो डायरेक्ट टैंजेंट है उसको जोड़ दूं, मतलब बिग बना दूं, कॉमन ठीक है। टैंजेंट डायरेक्ट, और फिर मैंने एक लाइन पैरेलल टू C1 C2 बनाई फ्रॉम C1 इंटरसेक्टिंग सर्कल ऑफ सेंटर C2। उसके बाद सर मेरे को एंगल बिटवीन रेडियस एंड C1 C2 की जो लाइन है वो मेरे को पता रहेगा। एंगल हमको पता रहेगा, हाँ ठीक है, ये ठीक कर रहा फिर है। तो ट्रिग्नोमेट्री से हो जाएगा, मतलब वो बाइसेक्ट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, ठीक है। हाँ। मैंने इसलिए क्वेश्चन तुम्हें ज्योमेट्रीज करने को कहा कि हम जो थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पढ़ते हैं उसको ध्यान रखा करो। ये जो पॉइंट P है, देखो मैंने इसको A1 ले लिया, B1 ले लिया, इसको मैंने A2 ले लिया, इसको मैंने B2 ले लिया, और ये मैंने पर्पसली किया है बिकॉज मैंने तुम्हें बताया है कि पावर ऑफ पॉइंट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर ये पॉइंट P रेडिकल एक्सिस पे लाई करता है तो इसकी पावर विद रेस्पेक्ट टू C1 एंड विद रेस्पेक्ट टू C2 सेम होनी चाहिए। अब पावर का मतलब हमेशा टेंजेंट नहीं होती है। पावर का जो जेनरिक सेंस है वो क्या है कि वहां से सीकेंट ड्रॉप की जाए, सीकेंट वहां से ड्रॉ की और जो दो सेगमेंट्स बनेंगे उनका प्रोडक्ट क्या होगी? पावर ऑफ P, पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल PA1 into PA1 into PB1, करेक्ट। और क्या होगी पावर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू C2? PA2 into PB2। अब चलो S1 S2 कर दें, वो सेंटर्स मान लिए मैंने, सेंटर्स। हाँ, तो अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना भाई, ये रेडिकल एक्सिस पे है, सो PA1 into PB1 should be equal to PA2 into PB2। सही लिखा है? यस सर। तो ये रिजल्ट पाइथागोरस से भी आ सकता था जो हम इसके करने जा रहे हैं। ये मैंने पावर ऑफ पॉइंट से यहाँ, अब इसके आगे क्या करना है तुम्हें, क्योंकि PC1 और PC2 पे पहुंचना है, तो PA1 को हम लिख सकते हैं PC1 minus R1 और PB1 लिख सकते हैं PC1 plus R1, ऐसे ही PC2 minus R2 and PC2 plus R2। तो इससे हमको एक रिलेशन मिलेगा, वो ये है कि PC1 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये देखो पाइथागोरस से भी आ जाता, टेंजेंट बनाओगे तो भी आ जाएगा, वही चीज है। PC1 स्क्वायर माइनस PC2 स्क्वायर, इसको हम एक साइड ले आते हैं, PC1 स्क्वायर माइनस PC2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। बताओ यहाँ तक सब कुछ ठीक है?
ठीक है ना। यस सर। यस और अगर मैंने यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो PC1 प्लस PC2 PC1 माइनस PC2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, सबको पता है। व्हाट इज PC1 प्लस PC2 इन दिस केस, जो मैंने सर्कल बनाया है उसके हिसाब से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा ये डायग्राम बने, हाँ हमेशा ये डायग्राम बने, ये जरूरी नहीं है। बिकॉज अगर मान लो ये सर्कल, एक सर्कल दूसरे के अंदर होता तो रेडिकल एक्सिस बाहर आया होता, और इस केस में PC1 माइनस PC2 C1 C2 होता है ना। तो दोनों में से कोई एक हमको पता है, या तो हमको PC1 प्लस PC2 पता है, या तो हमको PC1 माइनस PC2 पता है। अग्रीड। तो मान लो जैसे मैंने डायग्राम बनाया उसके अकॉर्डिंग चले, तो अब मुझे मिल गया है PC1 माइनस PC2 इक्वल्स टू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय C1 C2 विच इज कांस्टेंट। और इतनी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से काफी है रेशियो निकालने के लिए। क्यों भाई, अब तो निकाल लोगे ना भाई। तुम्हें अगर PC1 माइनस PC2 पता है और तुम्हें PC1 प्लस PC2 भी पता है, तो अब तुम अलग अलग PC1 और PC2 निकाल लोगे ना। ये निकाल के दिखाऊं उसको भी? अरे PC1 प्लस PC2 मतलब ये सर निकाल लेंगे। हाँ नहीं ठीक है, मैं बार लिख देता हूँ इसको। क्या आएगा भाई, इसको ऐड करोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2PC1 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर प्लस C1 C2 स्क्वायर अपॉन C1 C2। और सबट्रैक्ट करोगे तो 2PC2 आएगा, दिस माइनस दिस, इसमें से उसको सबट्रैक्ट करना होगा। तो क्या आएगा भाई, C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय C1 C2। अब दोनों को डिवाइड कर लो, और ये इस केस में है भाई आंसर, है जिसमें मैंने एक सर्कल को दूसरे से बिल्कुल बाहर रखा हुआ है। तो PC1 बाई PC2 कुछ ऐसा है, C1 C2 स्क्वायर, चलो इसको D बोल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। सो D स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय D स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अगर कभी ज्योमेट्री करने की जरूरत पड़े तो ये रिजल्ट है हमारे पास, है ना। चलो ठीक है। तो रेशियो कोई बहुत अच्छा तो नहीं आया। अब तुमको R1 बाय R2 ऐसा कुछ लग रहा हो तो नहीं, ये रेशियो D पे भी डिपेंड करता है। ये रेशियो केवल उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्या कहते हैं, ये रेशियो केवल R1 R2 पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, बढ़े आगे। कॉमन टेंजेंट की लेंथ क्या थी शौनक? व्हाट वाज द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट? भूल गया, 1 मिनट। इतनी जल्दी से तुम लोग भूलते हो, हालांकि इससे कोई खास मतलब नहीं है, बस उसमें D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर और D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर ट्रांसफर से उसके। ठीक है, तो उसमें भी D R1 R2 आता है उसकी लेंथ में। तो तुमने जो मेथड बताया ना बाइसेक्ट करने वाला, उससे भी रिजल्ट यही आता है। चलो ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वो इस रेशियो में C1 C2 को डिवाइड करेगा। कोई बता सकता है कि ये पॉइंट जो है वो किस सर्कल के क्लोज होगा? आई मीन तुम्हें मान लो यहाँ पे R1 जो है वो R2 से छोटा है, जैसा मैंने डायग्राम बनाया है, तो पॉइंट P किसके क्लोज होना चाहिए? C2 सर्कल वाला, C2 सेंटर वाला, C2 से क्लोज होना चाहिए। हाँ कैसे पता सर? वो तो फॉर्मूला में दिख रहा है इस केस में। फॉर्मूले में दिख रहा है? अच्छा, मतलब जो मैंने बनाया है अभी इसमें बताओ, एक्सप्लेन करो कैसे। सर माइनस है ना, तो ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है। R1 R2 से छोटा है तो ये चीज D स्क्वायर से सबट्रैक्ट होकर छोटी हो जाएगी, और R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर से बड़ा है, छोटा है सॉरी, तो ये यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, तो ये पॉजिटिव होकर बड़ा हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे बड़ा है, तो डेफिनेटली जो PC2 है वो ज्यादा है। लेकिन ये PC1 और PC2 का कंपैरिजन है, ये PA1 और PA2 का कंपैरिजन नहीं है। बात समझ में आ रही है?
कंपैरिजन जो है PC1 और PC2 का है। मेरी सर बात तो समझ उसमें उसका रेस्पेक्टिव रेडियस माइनस कर देंगे। रेडियस माइनस करनी पड़ेगी, और रेडियस माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इतना आसान नहीं है। बात वो भी सही है। मतलब जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हें यहाँ पे PC1 में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, R1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऊपर एक होल स्क्वायर बनेगा, उसके बाद आएगा आंसर। चलो ठीक है, करके बताना। वैसे दिख क्या रहा है तुम्हारे लॉजिक से, क्या दिख रहा है, किसके क्लोज होना चाहिए? ये पॉइंट P बड़े सर्कल के क्लोज होना चाहिए या छोटे सर्कल के क्लोज होना चाहिए? हमारे सेक्शन फॉर्मूले से दिखाई दे रहा है कि PC2 बड़ा होगा, मतलब इससे दूरी जो है उसकी ज्यादा है सेंटर से, और इससे दूरी कम। बट मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ। टैंजेंट के फॉर्म में देखा तो Tangent छोटे की लेंथ के लिए चाहिए तो C2 बड़े के पास के लिए होगा। हाँ, ये टेंजेंट की लेंथ, tangent की लेंथ से भी हाँ टेंजेंट लेंथ देखा तो क्या दिख रहा है फिर से? सर अगर छोटे सर्कल पे जाएगा तो मतलब वो दूर है, और थोड़ा दूर जाना पड़ेगा ना उसको, हाँ, उसके तो सेम बराबर लेंथ के लिए। बराबर लेंथ के लिए दूर जाना पड़ेगा, राइट। तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर PA1 जो है वो PA2 से बड़ा होना चाहिए इस केस में, जबकि जो PC1 है वो PC2 से छोटा है। ये हम प्रूव कर चुके हैं इस केस में, जब R1 R2 से छोटा है और एक सर्कल कंप्लीटली बाहर है। यही कह रहे हो ना? यस सर। ओके ओके, इसको जरा चेक करके मुझे बताना कि ये चीज, ये वाली चीज, ये दो तो हम चेक कर चुके हैं, ये तीसरी चीज मुझे प्रूव करके दिखाना। PA1 जो है वो PA2 से बड़ा होना चाहिए इस केस में, इसको प्रूव करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सर गलत है क्या ये? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन देखो कुछ एक्सेप्शन निकलते हैं क्या, चेक करके बताना। इंट्यूटिव है, और तुमने बिल्कुल सही सोचा कि जितना बड़ा सर्कल होगा हम क्लोज जाएंगे तो टेंजेंट उतनी ही बड़ी आ जाएगी, बट इससे दूर जाना पड़ेगा, बात सही है। बट एक बार देखते हैं कहीं कोई एक्सेप्शन निकलता है क्या। पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में अब हम रेडिकल एक्सिस छोड़ते हैं। रेडिकल एक्सिस की प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं, लेकिन फिर हम ज्योमेट्री में घुस जाएंगे, बहुत ज्यादा मतलब नहीं। अब हम रेडिकल सेंटर पे आते हैं। ध्यान से सुनना। अगर मान लो एक ट्राइंगल लिया मैंने, कोई भी रैंडम ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, और क्या किया हमने, इफ circles are drawn assuming sides of a triangle as diameters। मेरे पास समझ में आई कि हमने AB को, BC को और CA तीनों साइड्स को डायमीटर अज्यूम करके 3 सर्कल बना दिए। जैसे मान लो ये एक सर्कल बन गया, ऐसा कुछ, कोई ऐसे दूसरा सर्कल बन जाएगा, है ना, ऐसे एक और बन सकता है। 3 सर्कल्स हम ऐसे बना सकते हैं, डायमीटर्स, then radical center of these circles will be which special point of this triangle? क्वेश्चन ये, इन तीनों सर्कल्स का जो रेडिकल सेंटर होगा वो इस ट्राइंगल का एक स्पेशल पॉइंट, वो कौन सा स्पेशल पॉइंट और क्यों, ये तुम्हें बताना है। अगर मेरे ख्याल से स्टेटमेंट सब लोग ले लोगे, उसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। AB को, BC को और CA को डायमीटर अज्यूम करके हमने 3 सर्कल्स बना दिए, ठीक है भाई, अच्छी बात। अब तीनों सर्कल्स, जब 3 सर्कल्स हैं, कॉन्सेंट्रिक हो नहीं सकते, तीनों का सेंटर यहाँ है, मिड पॉइंट ऑफ, नहीं सर, क्यों? ऑर्थो सेंटर।
सर अगर हम B और वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल है उसे ज्वाइन करके C से ज्वाइन करेंगे तो वो 90 डिग्री बनेगा। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो जो यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं जिनको हमको फॉलो करना है, देखो रेडिकल सेंटर तक अगर पहुंचना है, अगर एडवांस क्वालिफाई करना है तो मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर रेडिकल सेंटर तक पहुंचना है तो पहले रेडिकल एक्सिस के बारे में सोचो, पहले रेडिकल एक्सिस के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 सर्कल्स इसलिए बनाए, पहले मैंने केवल 2 सर्कल्स बनाए हैं, जरा सोचो कि इन दोनों का रेडिकल एक्सिस क्या होगा, और सोचते हैं। तो पहले मैंने एक सर्कल बनाया BC को डायमीटर अज्यूम करके, मान लो ये सर्कल को कट कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स पर, और इसको, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मान लो अज्यूम कर लिया D1 D2। क्या स्पेशल होगा इस पॉइंट के बारे में, ये जहां भी कट कर रहा होगा उसको अगर मैं यहां से ज्वाइन करूं तो ये एंगल 90 होगा। क्यों? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। मानते हो उस बात को सभी लोग? सही है। अब दूसरा सर्कल बनाते हैं AC को डायमीटर अज्यूम करके, जो मैं बना दिया है, और मैंने पहले ही दिखा दिया कि वो सर्कल D1 से पास करेगा। मानते हो कि वो D1 से पास करेगा? क्यों वो सर्कल D1 से पास करेगा बताओ? बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। अगर AC को डायमीटर अज्यूम करके सर्कल बनाएंगे तो वो D1 से पास करेगा भाई, सही बात है, इसमें डाउट क्या है? और अब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस क्या है, इन दोनों सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस क्या है, तुम देख सकते हो कि दोनों सर्कल्स एक दूसरे को कट करते हैं। कहां सर पर? लेकिन वो दोनों नेसेसरीली वहीं पे कट करेंगे क्या, साइड पे? हाँ, क्यों, और क्यों नहीं करेंगे? मतलब इस साइड को, इस सर्कल को कट करना ही पड़ेगा ना। केवल एक केस में जो अगर ये टेंजेंट बन गई तो कट नहीं करेगा, अदरवाइज तो कट करेगा। और वहीं पे दोनों सर्कल्स कट करेंगे बिकॉज राइट एंगल बनना चाहिए। समझ गए सर। समझे ना? ये ट्रायंगल है। हाँ सर, वो तुम दिख नहीं केवल, रहा था पहले में। हाँ, तुम पहले केवल एक सर्कल बनाओ इस तरीके से। अब जरा इस पॉइंट के बारे में सोचो कि मैं ऑब्वियसली अगर इसको यहाँ से ज्वाइन करूंगा तो ये राइट एंगल बनेगा, ये 90 बन गया, ठीक है। अब जरा सोचो कि हमने AC को डायमीटर अज्यूम करके सर्कल बनाया, ऑब्वियसली वो इस पॉइंट D से पास करेगा सर्कल ना, करना ही चाहिए, बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90। तो डायग्राम से ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको, कि ये रेडिकल एक्सिस है, दिस इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ वन पेयर। एक पेयर का रेडिकल एक्सिस ये है। तो अगर एक पेयर का रेडिकल एक्सिस ये है, क्या है ये? दिस इज ऑल्टीट्यूड, है कि नहीं? C से AB पर ऑल्टीट्यूड। तो बहुत क्लियर सी बात है कि हर पेयर के लिए जो रेडिकल एक्सिस होगा वो एक ऑल्टीट्यूड होगा। और अगर रेडिकल एक्सिस, इफ रेडिकल एक्सिस आर altitudes, then the point of intersection of radical axis, यानी जो रेडिकल सेंटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? It should be ऑर्थो सेंटर। So then radical center will be ortho center. ये क्वेश्चन जी एडवांस का है, काफी पुराना है, आ चुका है। हालांकि ये सीधी प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो लोग याद रखते हैं, और ये एक्चुअली जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका एक स्पेशल फॉर्म है, ये कॉलरी टाइप की। जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो मैं भी तुम्हें लिखवाता हूँ, वो भी लिख लो तुम, पहले उसको नोट कर लो। और अगर किसी को इस चीज की ज्योमेट्री ना समझ में आई हो तो उसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये ज्योमेट्री एक्चुअली। सर एक और बार एक्सप्लेन करेंगे ये चीज? तो मैंने ये कहा कि एक ट्राइंगल लो और उसकी तीनों साइड्स को डायमीटर अज्यूम करके सर्कल्स बनाओ,
जो 3 सर्कल्स बनेंगे उनका रेडिकल सेंटर क्या होगा बताओ। तो मैंने कहा कि रेडिकल सेंटर निकालने के लिए चलो पहले हम लोग रेडिकल एक्सिस ढूंढते हैं। व्हाट इज द रेडिकल एक्सिस ऑफ एनी 2 सर्कल्स। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले बी और सी को ज्वाइन करते हुए डायमीटर अज्यूम करके एक सर्कल बना दिया। अब ये जो सर्कल होगा वो ए बी को मान लो डी पे कट कर रहा है, तो एंगल बी डी सी 90 होगा, यानी एंगल ए डी सी 90 होगा। यस सर। अगर एंगल ए डी सी 90 है तो अब अगर यही काम ए सी से करें, ए और सी से पास होने वाला सर्कल अगर बनाया जाए ए सी को डायमीटर अज्यूम करके, तो ये सर्कल ए बी को कहां कट करेगा, वापस डी पर, क्योंकि एंगल ए डी सी 90 है, सेमी सर्कल में एंगल 90 होता है। और अब इन दोनों सर्कल्स को देखो तो इनकी कॉमन कॉर्ड क्या है, इन दोनों सर्कल्स की कॉमन कॉर्ड वही सी डी। एंड व्हाई आई एम pointing out at this common chord, because common chord in case of these 2 circles is the radical axis, और वही common chord actually perpendicular है एक साइड पे, यानी altitude है। So radical axis is an altitude। तो इसका मतलब तीनों radical axis तीनों altitudes हैं, और तीनों का जो point of intersection होगा वो radical center यानी कि ortho center होना चाहिए। ठीक है ना। यस सो आंसर इज ऑर्थो सेंटर। और मैं तुम्हें, ये तो जे का क्वेश्चन है, मैं तुम्हें इसका जनरल पॉइंट बताता हूं कि जनरल, उसको भी देख लो। एक्चुअली यू टेक एनी ट्राइंगल, ठीक है, एंड यू टेक एनी पॉइंट हियर, कोई भी मैंने यहाँ डी ले लिया, या मान लो मैंने ई ले लिया, ये कहीं पर ये एफ हो गया, मैंने रैंडम तीनों पॉइंट लिए, ठीक है। तुम एडी को, बीई को, एफ जरूरी नहीं कि कॉन्करेंट हो, कुछ भी एनीवेयर कहीं भी लो, और सी एफ को, इन तीनों को डायमीटर अज्यूम करके 3 सर्कल्स बनाओ, ठीक है। अगर तुम लोग को ये लैंग्वेज याद हो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था एडी बीई सी एफ आर सेवियंस, याद है, सेवास थ्योरम। So you join vertex to any point to the opposite side, any point on the opposite side. This line is called a Savian. Now if circles are drawn, assuming AD, BE and CF as diameters, then radical center of these circles will be the great ortho center of triangle। समझे? ये केवल साइड्स को डायमीटर मत मानो, मतलब इस केस में क्या हुआ है कि डी मान लो बी पर, ई सी पर और एफ ए पे चला गया है, तो साइड्स को डायमीटर एज्यूम कर लिया। तुम रैंडम कोई भी 3 लाइन लो, कुछ भी लो, 3 सर्कल्स बनाओ, और जो इन तीनों सर्कल्स का रेडिकल सेंटर होगा, वो कमाल की बात है कि हमेशा ऑर्थो सेंटर ही होगा। सर एक नया तरीका आ गया ऑर्थो सेंटर निकालने का। ऑर्थो सेंटर निकालने का? अच्छा, क्या तरीका है भाई? सर वही अभी ऊपर वाले कोरोलरी में साइड्स की इक्वेशन दी रहेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, रेडियस बना लो। मतलब तुम कह रहे हो कि 3 सर्कल्स बनाने, उसके बाद जो है
तीनों को सॉल्व करके रेडिकल सेंटर निकाला। हाँ, ये ऑल्दो बहुत बड़ा काम हो बहुत जाएगा। लंबा है, ऑल्दो बहुत लंबा है, ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब तरीका तरीका तो आ रिवर्स गया कर बात। सर रिवर्स कर सकते हैं, like जैसे रेडिकल सेंटर निकाल सकते हैं एक ट्रायंगल। हाँ, मतलब हमें अगर रेडिकल सेंटर निकालना हो इन 3 सर्कल्स का, तो हमें सर्कल के इक्वेशन जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे ऑर्थो सेंटर निकाल देंगे, वो ज्यादा आसान है। लेकिन ठीक है, रेडिकल मतलब ऑर्थो सेंटर निकालने का एक और अच्छा तरीका निकल गया। ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से हम ऑर्थो सेंटर निकाल सकते हैं। ये जो है, इसको कैसे प्रूव किया जाएगा भाई? किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? ये कैसे प्रूव किया जाए? और मैं केवल 3 सर्कल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यू ड्रॉ एज मेनी सर्कल्स यू वांट, कितने ही बना लो, है ना, कितने मन करे, जितने मन करे उतने बना लो। तुम जितने भी सर्कल्स बनाओगे ना, सभी का रेडिकल सेंटर एक ही रहेगा, ऑर्थो सेंटर। इसका जरा प्रोग्राम बना के देखना, ये सर्कल्स, इनफाइनाइट सर्कल्स अगर बना दिए जाए, क्या हो रहा है, ऑर्थो सेंटर इससे रिलेटेड कैसे है, प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ इट इज नॉट बियॉन्ड योर सिलेबस, इट इज वेल विद इन आवर सिलेबस। हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इस पॉइंट को ज्योमेट्री से आराम से प्रूफ किया जा सकता है। सोचना, चलो सोचना, ठीक है, थोड़ी देर सोचो, नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं आया तो बताऊंगा। वैसे इसको सोचने का डायरेक्शन ये रखना कि जो रेडिकल सेंटर होता है उसकी पावर के बारे में सोचना। हर कोई भी एक रैंडम सर्कल पकड़ना है, ऐसा मान लो एडी वाला सर्कल पकड़ लिया मैंने, एडी। कोशिश करना कि जो एडी वाला सर्कल है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो सेंटर की पावर निकल के आए। इफ यू कैन फाइंड पावर ऑफ ऑर्थो सेंटर, और कहीं ना कहीं अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये जो पावर है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द चॉइस ऑफ ए एंड डी, ए चूज करो, डी चूज करो, नहीं चूज करो, अगर ये इस चीज से इंडिपेंडेंट आ गई पावर, तो इसका मतलब होगा कि जो हम प्रूव करना चाहते हैं वो करेक्ट है। तो ऑर्थो सेंटर की पावर निकालने की कोशिश करना, और ये काम तुम कर सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्री से काम किया जा सकता है, सोचना। चलो आगे बढ़ते हैं। कितनी प्रॉपर्टी हो गई भाई? ज्यादा खो दी क्या मैंने? 4 ही लिखो। प्रॉपर्टी नंबर 5, फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैंने कहा था ना कि इंटरेस्टिंग केस होगा जब सर्कल्स जो है वो इस तरीके से एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे। चलो इस केस को स्टडी किया जाए। जब 3 सर्कल्स हमारे सामने हैं और ये तीनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब ये सबको पता है कि जो इनके सेंटर्स होंगे C1, C2, C3, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे तो ये भी कोलिनियर होंगे, राइट? ये कोलिनियर होंगे, राइट? क्यों भाई, सही बोल रहा हूँ? इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको भी नेम कर लेते हैं। नेमिंग का भी जरा ध्यान रखना, हालांकि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट बड़े काम की चीज हो सकती है ज्योमेट्री इक्वेशंस में। अब मैं इसको P1 बोल रहा हूँ। कौन सा? C2, C3 का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको P1 बोल रहा हूँ। C1 के ऑपोजिट P1, C3 के ऑपोजिट P3 और C2 के ऑपोजिट P2। अब देखो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल बना है सेंटर्स वाला, राइट, और एक ट्रायंगल बना है पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट वाला। अब अगर तुम इसकी भी इसका रेडिकल सेंटर बनाओ तो इस बार टेंजेंट्स होंगी, और कॉमन टेंजेंट्स जिस पॉइंट पे कट करेंगी वही हमारा रेडिकल सेंटर होगा। ठीक है, रेडिकल सेंटर होगा, दिस इज आर रेडिकल सेंटर। तो अब क्वेश्चन ये है, प्रॉपर्टी में हमको ये लिखना है कि
in this case, radical center of three circles circumcenter. will be which special point with respect to triangle C1, C2, C3? circumcenter. Sir, circumcenter. मुझे आवाज नहीं आ रही. Sir, circumcenter. circumcenter. मुझे गलत आवाज सुनाई नहीं देती, पता है. मुझे केवल सही आवाज सुनाई देती है. Sir, incenter. आंसर इज, सर वो लोग Incenter. P1 P2 P3 का बता रहे थे शायद सर. अरे मैंने साफ साफ C1, C2, C3 लिखा है, तो वो लोग क्यों बताएंगे ऐसा? चलो एक्सप्लेन करो क्यों इन सेंटर होगा ये. सर क्योंकि P1 P2 P3 का सर्कमसेंटर. क्योंकि ये तीनों लेंथ इक्वल है, राइट. RP1, RP2, RP3 इक्वल है. अरे रेडिकल सेंटर की डेफिनेशन लेंथ ऑफ हाँ, टेंजेंट सेम होगी ना भाई. Yes, sir. और ये तीनों साइड्स पर देखो परपेंडिकुलर है. तो ये कौन सा पॉइंट होता है ट्रायंगल के अंदर जिसकी साइड से डिस्टेंस, तीनों साइड से डिस्टेंस सेम होती है? इट इज इन सेंटर. In center. इट इज इन सेंटर. ठीक है भाई, तो ये इन सेंटर है. एंड व्हाट अबाउट ट्रायंगल P1 P2 P3? अब आया तो ट्रायंगल P1 P2 P3 के रेस्पेक्ट में. अब ठीक है, तीनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए अब ये सर्कमसेंटर होगा. So it is in center with respect to the triangle formed by joining centers of the three circles, but it will be circumcenter with respect to the triangle formed by joining the points of contact. ये देखो, है ना अच्छी बात. और इस पर एक क्वेश्चन एडवांस में आ चुका है. इसमें मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा डिस्कशन करने को है नहीं, सबको दिख ही रहा होगा. एडवांस का क्वेश्चन कुछ ये था कि इस तरीके से तीन सर्कल्स टच कर रहे थे, ठीक है, और इनकी रेडियस दी गई है. मान लो इसकी रेडियस 1 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है. ये तीनों सर्कल्स मान लो P1 P2 P3 पे टच करते हैं. सो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया. एंड देयर रेडिकल सेंटर इज R. रेडिकल सेंटर इज R. क्वेश्चन था फाइंड RP1. Find the distance of radical center from one point of contact. I mean, RP1 पूछे, RP2 पूछे, RP3 पूछे, कुछ भी पूछे, तो आंसर सेम ही आने वाला है. So tell me the best method to find this answer. जल्दी कैसे निकालोगे RP1? Anyone? इस क्वेश्चन में RP1 कैसे निकाला जाए? क्वेश्चन क्लियर है सबको? तीन सर्कल्स एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं. रेडियस तीनों की हमको पता. क्या करियो? RS is equal to delta. यस, यानी इन रेडियस का फॉर्मूला. वेरी गुड भाई. ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये ट्रायंगल काफी अच्छा ट्रायंगल है, क्योंकि सेंटर्स को जो हम ज्वाइन करेंगे, अभी हमने ऊपर लिखा ही है, हमने समझा है कि जो रेडिकल सेंटर है तीनों सर्कल्स का, वो उसका इन सेंटर है. और जिस RP1 को यहाँ पूछा जा रहा है, वो RP1 कुछ और नहीं, इन रेडियस है. तो इन शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि तुम्हें इस ट्रायंगल की इन रेडियस निकालनी है. RP1 क्या है? RP1 इज इन रेडियस ऑफ ट्रायंगल C1, C2, C3. और जिसको इन रेडियस का फॉर्मूला पता है, वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकता है. इनफैक्ट ये ट्रायंगल भी देखो ना एक बार, C1, C2, C3 कैसा ट्रायंगल है? 3, 4, 5 right triangle. यस,
क्योंकि साइड्स पड़ी देखो ना, C1 C2 देखो 1 + 2 3, C1 C2 3 है, C1 C3 देख लो 1 + 3 4 है, और C2 C3 देख लो 5 है। तो ये ट्राइंगल भी अच्छा वाला है भाई, ये ट्राइंगल भी राइट एंगल ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में हम चाहते हैं इन रेडियस निकालना। ये देखो इन रेडियस मतलब इस वाले सर्कल की रेडियस, देख रहे हो ये कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि और भी अच्छा हो गया, इस ट्रायंगल की वजह से काम और भी अच्छा हो गया। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, देखो नहीं दिखा, नहीं दिखा। सर 2.5 है एक साइड, एक 1.5 और एक 2.5 फिर 1 हो जाएगा क्या? कैसा? हाँ सर, मैं उसका डायमीटर ले लिया था आर की जगह। 1 कैसे हो जाएगा? तुमने डेल्टा बाई एस लगाया क्या? सर वहाँ नीचे सारे एंगल्स 90 डिग्री है। ये एक स्क्वायर है, हाँ सर। तो फिर 1 कैसे आया सर? सर वो रेडियस उसका 1 दिया हुआ है ना छोटे वाले सर्कल का, वहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है, और P1 P2 P3 है वो पॉइंट, P1 वो पॉइंट है जहाँ पे परपेंडिकुलर। रेडियस किसका 1 दिया हुआ है? सर C1 सेंटर वाले का रेडियस 1 है सर्कल, जिसका सेंटर, करेक्ट, यानी जिसको मैं आई बोल रहा हूँ वो एक्चुअली इस क्वेश्चन में आर है। जिसको यहाँ पे P1 लिखा हुआ है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड है C1 C3 पर, यानी ये पॉइंट, ये P1 है, और हमको C1 P1 पता है। C1 P1 इज द रेडियस ऑफ, सॉरी C1 P1 नहीं, कुछ गलती होगी क्या? C1 P2 या C1 P3, C2 C3, C2 C3 के बीच में P1 है, सॉरी C1 C2 के बीच में सर C1 P3 P2 है, या P3 है। तो C1 P3 कितना है? P2 है, P2 है। सर कुछ भी ले लो, सर P2 P3 बात हुई है, स्क्वायर है ना, जो एक ही बात हुई है। C1 P2 कितना है? 1। ये वो मतलब डायग्राम से कनेक्ट होना चाहिए ना, ये देखो ये ना 1, और हमने दिख रहा है कि ये एक स्क्वायर होगा, तो जो रेडियस है 1 है, आंसर इज 1। फिलहाल इन रेडियस को निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा बाई एस, एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका एरिया देखो, हाफ बेस इनटू हाइट, और सेमी पेरीमीटर हाफ 3 + 4 + 5, तो यहां से भी 6/6 आंसर 1 आ जाता है। ये भी बहुत पुराना बट एडवांस का क्वेश्चन है, जब थोड़ी बहुत ज्योमेट्री पूछी अभी। अब तो ऐसे क्वेश्चंस आने बंद हो गए, पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे वो। तो ये हो गया रेडिकल सेंटर का रिलेशन विद स्पेशल पॉइंट्स, और भी बन सकते हैं बट ठीक है, फिलहाल इतनी प्रॉपर्टीज, जो 5 प्रॉपर्टीज में लिखवाई हैं काफी हैं। नोट कर लो इस क्वेश्चन। रेडिकल सेंटर की एक प्रॉपर्टी ऑर्थोगोनैलिटी बेस्ड है, और ऑर्थोगोनैलिटी बहुत सिंपल चीज है, जो उसको मैं कवर करके फिर एक लेक्चर और लेके खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। पैराबोला शुरू होगा, इसके बाद है पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सर उन टॉपिक्स के लिए बालाजी में मतलब ऑलमोस्ट कुछ भी क्वेश्चंस नहीं है। बालाजी में क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चंस हैं लेकिन 10-12 से ऊपर नहीं है। हाइपरबोला में तो 12 ही है। हाइपरबोला में 12 ही क्वेश्चन है बस? हाँ अच्छा, सर, और लॉग में 115 क्वेश्चन। अच्छा, नहीं मैं दे दूंगा, कोनिक्स के लिए अलग बुक दे दूंगा। बुकलेट तो खैर मैं अभी डाल ही रहा हूँ ना, सर्कल्स के लिए अलग बुकलेट और डालता हूँ अभी आज। लेकिन अब तुम सर्कल्स ऑलमोस्ट करने लायक हो चुके हो, सर्कल्स के क्वेश्चंस, बस एक फैमिली ऑफ सर्कल्स आज बच जाएगा,
और 2-3 छोटे डायरेक्टर सर्कल, छोटे छोटे पॉइंट्स कुछ और बचेंगे। नॉर्मल मैंने भी एक्सप्लेन कर ही दिया, नॉर्मल के बारे में लिख लेंगे हम। ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जो बड़े पॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। बताओ यार, आगे बढ़े। रेडिकल सेंटर से आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सभी ने? यस सर। ठीक। एक Yes, sir. बहुत नेक्स्ट छोटा क्लास सा कब होगी पॉइंट। अभी? कौन सी नेक्स्ट क्लास कब होगी फिर? नेक्स्ट क्लास? इस वीक में नहीं है क्या? नहीं सर, आज की बात कर रहा हूँ, आज जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है। मुझे क्या पता क्या टाइमिंग मुझे बताया 7:30 तक है शायद। सर 6:45 टू 7:15 तक था, 7:30 से कैंप टाइम चालू। टेबल में 7:15। अच्छा 7:30 से इसका है। कौन कौन कौन? सर पुष्पक सर का है, ले लो, मतलब थोड़ा लेट कर देंगे। पुष्पक सर का है। अच्छा हाँ ठीक है, उनको थोड़ा वेट करा देंगे, केमिस्ट्री वाले हैं, उनको क्या दिक्कत है। पुष्पक सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल वर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर। और ये थोड़ा बहुत शायद लास्ट लेक्चर में किसी ने, शिविर ने पूछा था कि क्या मतलब हुआ ऑर्थोगोनल होने का, तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि हम किन्हीं भी दो कर्व्स के बीच में एंगल को डिफाइन करते हैं। एंड हाउ डू वी डिफाइन एंगल बिटवीन टू कर्व्स? Tangents to the curve at that Angle point. between tangents. हाँ, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इन पॉइंट ऑफ, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उस पर जब तुम टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा इट इज सेड टू बी द एंगल बिटवीन टू कर्व्स। नाउ वी वांट टू सर्कल्स टू कट ईच अदर ऑर्थोगोनली। तो लिखते हैं लेट s इक्वल टू 0 and s dash equal to 0 cut each other orthogonally। डायग्राम के हिसाब तो से स्क्वायर बन जाएगा, अभी देखते मतलब स्क्वायर नहीं। हैं, अभी देखते हैं। मान लो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला सर्कल, इसका सेंटर ले लेते हैं C1, इसका सेंटर ले लेते हैं C2, और अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। करेक्ट। तो C1 की जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसी ही मान लो, और C2 की जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसी ही मान लो। इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्रीज का होना चाहिए। दिस एंगल मस्ट बी 90। बट देन अभी थोड़े पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि टेंजेंट पर, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल्स में अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर आई जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, it will always pass through the center of the circle. It will always pass through the center of the circle. क्यों भाई? बात सही है ना कि अगर टेंजेंट पे कोई लाइन परपेंडिकुलर है उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो रेडियस ही तो है, वो उसके सेंटर से तो पास होगी। Yes. So in this case, if two circles cut each other orthogonally, then what will happen geometrically? Geometrically कौन सी घटना यहाँ पे घट रही है, कौन सा फिनोमेना है ये? तो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बन रहा है, और इसका मतलब रेडियस 1, फर्स्ट रेडियस, सेकंड रेडियस, एंड जैसे हम लेते हैं दोनों सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस d, तो R1, R2 और D के बीच में एक रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है। क्या है वो रिलेशन? D स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्यों भाई? सही है ना? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का जो स्क्वायर है वो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर के सम के इक्वल है, दोनों रेडियस के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अच्छा, इसी चीज को, ये तो ज्योमेट्री हो गई, दिस इज ज्योमेट्री। इसी चीज को अगर मैं अलजेब्रा में कन्वर्ट करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट करूं, तो ठीक है, मेरा जो पहला सर्कल है मान लेते हैं कि उसका
जो इक्वेशन है S1 इक्वल टू 0 के हिसाब से अलग से लिख लेते हैं। S इक्वल टू 0 में लिखा ही था। तो S इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, जो सेंटर है वो है -g माइनस f, हाँ, और जो रेडियस है r1 है वो है √g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर। चलो g1 f1 लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, g1 f1 माइनस c1। ऐसे जो दूसरा सर्कल है S' इक्वल टू 0, उसका सेंटर C2 वो ले लेते हैं -g2 माइनस f2। और क्या हो जाएगा इसका, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, √g2 स्क्वायर f2 स्क्वायर, राइट। तो अब अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जाए d स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, तो d का मतलब क्या है, C1 C2 के बीच की डिस्टेंस, यानी √g1 माइनस g2 होल स्क्वायर f1 माइनस f2 होल स्क्वायर, है कि नहीं? सर उसका होल का स्क्वायर होगा ना, क्या हो गया? होल का हाँ मतलब स्क्वायर। इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। ये कौन है भाई, CM सर कोई है CM कोई बॉम्बर होगा। चिराग मेलवांग। अच्छा चलो भाई, बॉम्बर तो अच्छी बात है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमको चाहिए थोड़ा फन लाइफ में। r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर क्या हो गया, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस c2। और अगर तुम इसको ओपन करो तो g1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर माइनस 2g1 g2। सर इमीडिएटली लीव कर दी। हाँ सर उसने देखा कि HM सर अभी पढ़ा रहे, भाग जाओ। बॉम्ब फूट गया उसका। सोच रहा होगा Suicide पुष्पा सर की क्लास चालू हो गई है। सुसाइड बॉम्ब हो गई। g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर कैंसिल, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर कैंसिल। हाँ, और हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा रिलेशन आ गया है जिसको तुम्हें याद रखना है भाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिराइव करने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये दोनों रिजल्ट्स आप याद रखो, और पहला नहीं तो दूसरा तो याद रखना जरूरी है। दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अगर दो सर्कल्स जिनके तुम्हें सेंटर रेडियस पता है या दोनों की इक्वेशंस अगर तुम्हें पता है, तो वो ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो निकालना बड़ा आसान है। अगर ज्योमेट्रिकली निकालना है तो ये रिलेशन है, और अगर अलजेब्रा से यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालना है तो ये रिलेशन है। 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल्स टू c1 प्लस c2। आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? यस सर। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं पूछूं कि इन दो सर्कल्स के बीच का एंगल क्या है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? How will you find if I give you D, R1 and R2? You already have these three. Can you find angle between two circles? दो सर्कल्स के बीच का एंगल निकालना है। अगर तुम्हारे पास सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस है ऑलरेडी, अगर तुम्हारे पास दोनों सर्कल्स की रेडियस भी, साइन थीटा लगा दिया। एक मिनट, प्रतीक्षा क्या बोल रही है? सर साइन थीटा या कुछ भी मतलब लगा दिया, तीनों साइड्स हैं ट्रायंगल के। कौन सा ट्रायंगल? अब ये यहाँ पे टेंजेंट नहीं है, ये कोई ऑर्थोगोनल नहीं है। What is angle? What is angle between two curves? सर t इक्वल टू 0 और फिर tan थीटा का फॉर्मूला। एक मिनट, मैंने तुम्हें दिया क्या है, तुम चाहते क्या हो? हैं? Tangent at point of ज्यादा intersection। लालच मत करो। मैंने तुम्हें सर्कल की इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दी नहीं है, मैंने तुम्हें ज्योमेट्री का क्वेश्चन दिया है कि भाई यहाँ पर सर्कल्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है तुम्हारे पास, ये डिस्टेंस है, ये d है, और चाहिए तो रेडियस ले लो, इसकी r1 है, इसकी r2 है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारे पास। क्वेश्चन है कि इसका एंगल निकालो, एंगल बिटवीन सर्कल्स, एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो हमें
टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना है, कोई भी एक एंगल निकाल। कैसे निकालो? देखो आ गया चिराग, तेरे से आ गया चिराग। ओह चलो बाद में एक्सेप्ट करते हैं ना। हाँ जल्दी बताओ बे, कहाँ अटके हो सब? अरे इतना टाइम लग गया। अच्छा मैंने दोनों सर्कल्स की इक्वेशन दे दी होती तो क्या करते भाई? चलो फिर तो t इक्वल टू 0 वाला मेथड। कहाँ लगाते t इक्वल टू 0? पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन निकालना पड़ता ना भाई, तब तो लगाओगे t इक्वल टू 0। हाँ क्यों हीरो? इतना टाइम नहीं हमारे पास कि सर्कल को सॉल्व करो, पॉइंट निकालो, उसके बाद t इक्वल टू 0 निकाल के उसका स्लोप निकालो, फिर स्लोप के बीच में एंगल निकालो। इतना टाइम है बस? इतना टाइम है हमारे पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है इस क्वेश्चन करने का बेस्ट मेथड? इसको छोड़ देना या कुछ और? फिलहाल तो छोड़ देना अच्छा लग रहा है, बट लग रहा है क्या? चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूं कि दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, वही एंगल उन लाइंस की के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी होगा। ये बात सही है कि नहीं? 90 माइनस थीटा। क्या क्या कर रहा है? सुना नहीं मेरी बात? मैं कह रहा हूं दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है, वही एंगल उन लाइंस के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी होता है। यानी कि ठीक है, छोटे बच्चे हो तुम लोग, जल्दी बड़े हो जाओ। यानी कि टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना और Radius. नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकालना एक ही बात है। जो एंगल टेंजेंट्स के बीच में होगा, वही एंगल नॉर्मल्स के बीच में भी होगा। अभी नहीं देखा तुम लोग? अभी समझ नहीं आया? आ गया सर। आया ना? और ये काम करना बड़ा आसान इसलिए है बिकॉज हमको देखो ये d पता है, हमको ये r1 पता है, हमको ये r2 पता है। तो अगर मुझे ये एंगल निकालना हो, ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना हो थीटा, तो मैं ये एंगल कैसे निकालूंगा? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल। cos थीटा इज इक्वल टू, हालांकि जो भी निकलेगा ऑब्ट्यूज एटीट्यूड एक साइड का निकल जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2r1r2। अरे कभी तो बाहर वाला भी आंसर देना चाहिए, हैं? थोड़ा दिमाग लगाया करो यार। टेंजेंट्स के बीच का एंगल निकालना अगर मुश्किल हो रहा हो तो सर्कल में हमेशा नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लो, बिकॉज नॉर्मल सर्कल के केस में बड़ी आसान है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है। बट यही लाइन काफी मुश्किल हो जाएगी अगर हमारे पास कोई और कर्व होता तो। अच्छी बात यह है कि हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी कॉमेट्स हैं, जितने भी ये बॉडीज हैं हमारे आसपास, हमारे स्पेस में, सबका पाथ जो है वो कोई ना कोई कोनिक सेक्शन ही, कोई इलिप्टिकल पाथ पे जा रहा है, कोई पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है, कोई हाइपरबोलिक पाथ पे जा रहा है। तो स्टडीज में देखोगे कि कोनिक सेक्शन ही हर जगह है। सर्कुलर पाथ पे तुम्हें कोई अभी तक मिला नहीं है, एग्जैक्ट सर्कल कोई बनाता नहीं। देन साइंटिस्ट जो है वो एक परफेक्ट वर्ल्ड भी अज्यूम करते हैं, जहाँ पर जितने सारे प्लैनेट्स जो हैं वो एग्जैक्ट स्फीयर होंगे, सारे ट्रेजेक्टरीज एग्जैक्ट सर्कल्स होंगी, उसमें कैलकुलेशंस करके यहाँ कंपेयर करते हैं। एनीवेज ठीक है, चलो कितने रखते हैं आज? अब थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ लो है, ज्यादा मैथ्स हो गई लग रहा है। मैथ्स ज्यादा हो गई क्या? नहीं सर, चैप्टर खत्म ही नहीं हो रहा है यार। सोच रहा हूँ इसको खत्म करूँ, ये खत्म नहीं होगा। पुष्पक सर सोच रहे होंगे अभी तक। अब आप भाग जाओगे ना पोस्ट बना के सर को। हाँ सर। भाई क्या करूँ बताओ, इन कर लूँ क्या? सर को बोलो ना थोड़ा
5-10 हाँ मिनट का ब्रेक सर, दे हाँ 10 दिया। सर, मिनट का ब्रेक बोल थोड़ा दीजिए। ब्रेक सर। 5 मिनट का ब्रेक दे दो। अच्छा चलो बोलते हैं। सर स्टार्ट 15 से कीजिए, 5 पे आ जाना। ऐसा नहीं, फिर स्टार्ट 30 से करिए, फिर 15 पे आ जाइए। वो ना तेरा ना मेरा करके हो जाता है ना सर। स्टार्ट क्या करो, 15 से करो, 30 पे जाना मतलब। नहीं, सर स्टार्ट 30 से बार्गेनिंग 30 से स्टार्ट करिए कि 30 मिनट्स ब्रेक। वो सर बोलेंगे कि नहीं, फिर आप 15 मिनट्स करिए। सर है सर यहाँ ना पे, देखो सुन रहे, तुम्हारी बात सुन रहे हैं सर। पुष्पक सर इन अभी लोगों तक को ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है तो ऑडियो कनेक्ट नहीं। उनको अच्छा सुनाई कनेक्ट नहीं नहीं दे किया रहा। क्या? अरे यार इसका सर क्या हम भी मतलब स्मार्ट है सर, ऐसे थोड़ी है। है? चलो ठीक है, तो मैं भी बना के जा रहा हूँ, अब जो भी होगा देखा जाएगा। है कि नहीं? कहाँ है भाई झील एकेडमी? झील एकेडमी कहाँ है? ये रही। हेलो यस पोस्ट बना रहा सर। हूँ भाई। हाँ मैम। ओके सर। हाँ ओके, चलो भाई, बाय बाय, थैंक यू सर। हैव फन। बाय सर। बाय बाय। सर। रिकॉर्डिंग क्या करनी है? स्टॉप। अच्छा मैं नहीं कर सकता। सेंटर पे बोल दीजिएगा।